अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो पढ़ा था, डेटाबेसेस हमने कल पिछली दफ़ा कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि आप लोगों ने वो देख ली होगी रिकॉर्डिंग, जिन लोगों ने अटेंडिंग किया था। तो बाय नाउ यू शुड somehow feel the power कि आप क्या क्या कर सकते हो उससे, ठीक है। यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अ फ्रंट एंड, ठीक है। आगे बस मजीद सीखने की बात है कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी वो आप गूगल से देख के सीखते जाओ, ठीक है। जिन जिन चीज़ों की जो ग्राउंड वर्क है अच्छा खासा वो मैंने ले कर दिया। फॉर द मोस्ट पार्ट जो कुछ आपने बनाना होगा अब वो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जस्ट ओके, सॉरी। मैं अब जिस घर में हूँ ना, ये पुराना वाला घर है मेरा। यहाँ पे शोर बहुत होता है। मैं अमूमन जब मैंने क्लासेस पढ़ानी होती है तो मैं बहरिया वाले घर में चला जाता हूँ। लेकिन अब मुझे किसी वजह से यहाँ पे आना पड़ा है, तो यहाँ के बीच में कहीं शोर आया तो मुझे बता देना। अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि फ्रंट एंड तुम लोग अच्छा खासा आ गया, ठीक है। उसके आगे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, वो कुछ मैं पढ़ाऊंगा। जब हम ये पूरा कुछ बैक एंड से वापस आगे जाएंगे ना, तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा वो। बैक एंड भी तुम लोगों को आ गया। बैक एंड पे डाटा स्टोर कैसे करते हैं वो भी तुम लोगों को आ गया। लेकिन यू नाउ यू कैन कॉल योर सेल्फ फुल स्टैक डेवलपर्स। तुम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकते हो। अगर तुम लोगों ने एक फेसबुक बनाना है, बड़े आराम से बना सकते हो। यू नीड अ लॉग इन साइन अप सिस्टम। उसमें कुछ चीजें हैं जो गौरतलब है, जो मैं आज पढ़ा दूंगा। इसके बाद यूर ऑल डन, ठीक है। यू यू कैन इजीली मेक अ फेसबुक। और मैं उसके बाद जो असाइनमेंट्स दूंगा वो कुछ इसी नौयत की होंगी। अगली असाइनमेंट जो होगी वो प्रॉब्ली मैं एक लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाने के लिए दूंगा। या एक वो जो फेसबुक पे पोस्ट का सिस्टम होता है, या ट्विटर पे ट्वीट्स का सिस्टम होता है, वो वाला कोई सिस्टम मैं दे दूंगा बनाने के लिए। और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, वरना इट्स क्वाइट इजी। अच्छा, आज का देखते हैं आज हमने क्या करना है। तो लॉगिन साइन अप सिस्टम पे मैंने बात करनी है। पहले उसके डेटाबेस स्कीमा पे बात करते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। क्या टेबल्स बनाएंगे, कौन से कॉलम्स होंगे, क्या होगा उसके अंदर। उसके बाद जिस चीज पे हम आज का तकरीबन सारा दिन लगाएंगे वो ये सवाल होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू स्टोर पासवर्ड्स, ठीक है। और यू मे नॉट थिंक कि ये कोई इतना बड़ा सवाल है, बट इट्स इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से हमारा इस सवाल का जवाब जो है वो हैशिंग है, ठीक है। हम हैशिंग पे बात करेंगे बहुत सारी। हैशिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि समझ लें कि आपके पूरे इंटरनेट की सारी सिक्योरिटी इस एक चीज के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। हैशिंग ना होती तो इंटरनेट की सिक्योरिटी ना होती। ब्लॉकचेन सारा इस पे काम करता है, ठीक है। पूरा इंटरनेट की सिक्योरिटी इसके ऊपर ही है, ठीक है। और इंटरनेट की सबसे जो फास्टेस्ट डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, याहू सर्च का जो हेड है, वो काफी रिस्पेक्टेड है कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी में। उससे एक दफा किसी ने उसने इंटरव्यू में कहा कि डू यू नो व्हाट इज द की टू फास्ट सर्चेस, ठीक है। व्हाट आर थ्री की एलिमेंट्स ऑफ अ फास्ट सर्च इंजन, ठीक है। उसका जवाब उसने खुद दिया, हैश टेबल्स, हैश टेबल्स, हैश टेबल्स, ठीक है। हैशिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे आज। हम फ्रंट एंड पे बात करेंगे लॉगिन साइन अप सिस्टम की, अगर जरूरत पड़ी उसकी तो। वरना मतलब फ्रंट एंड पे क्या होता है, साइन अप सिस्टम में भी एक फॉर्म होता है जिसमें बंदा अपना ईमेल लिखता है, पासवर्ड लिखता है और पासवर्ड दोबारा लिखता है, कंफर्म पासवर्ड, और सब साइन अप पे क्लिक कर देता है। लॉगिन सिस्टम में दो फील्ड्स होती हैं, ईमेल की और पासवर्ड की। ये सारा आपका फ्रंट एंड है उसका, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कुछ बात करने वाली, हाँ, यूजर नेम भी आप रख सकते हो। कुछ वेबसाइट्स पे यूजर नेम होता है, कुछ में सिर्फ ईमेल होती है, तो वो आपकी मर्जी है। जिस तरह अगर आप एक जीमेल या याहू मेल बना रहे हो, वहां पे यूजर नेम नहीं होता। फेसबुक वगैरह या इंस्टा कोई सोशल मीडिया बना रहे हो, वहां पे यूजर नेम भी होता है, ठीक है। विच इज अ सिक्योरिटी मेजर कि लोगों को आपका ईमेल ना पता हो तो बेहतर है। ताकि अगर मुझे मुझे तुम्हारे फेसबुक अकाउंट का पता है, तुम्हारा यूजर नेम तो पता है, पर तुम्हारा ईमेल मुझे नहीं पता। अगर मुझे तुम्हारा ईमेल पता होता तो आई कैन जस्ट गो एंड ट्राई टू हैक योर ईमेल एड्रेस, और वहां से मुझे तुम्हारे फेसबुक अकाउंट की भी एक्सेस मिल जाएगी। बट अमूमन आपको किसी के ईमेल अकाउंट पता नहीं चल सकता थ्रू फेसबुक, ठीक है। अच्छा, और एंड पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन की थोड़ी सी बात कर लेंगे, अगर टाइम मिला, और याद करा दूंगा मुझे अगर मैं भूल गया। ओके, तो हमने सबसे पहले तो डेटाबेस स्कीमा बनाना है। हम लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाने लगे हैं। कीप दैट गोल इन माइंड कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा की कल मैंने बात की थी। डेटाबेस स्कीमा ही होता है कि आपकी डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन, कि उसमें कौन कौन से हम टेबल्स बनाएंगे, कौन कौन सी कॉलम्स बनाएंगे, उन कॉलम्स की टाइप्स क्या होंगी, फॉरेन कीज कौन सी होंगी, प्राइमरी कीज कौन सी होंगी, इस तरह की चीजें ना। ये पूरा जो डेटाबेस का डिजाइन है, उसे डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। तो वो हम विजुअली बनाते हैं। उसको बनाने के लिए कई टूल्स हैं। पीएचपी माई एडमिन के अंदर भी अवेलेबल है डेटाबेस स्कीमा बनाने के, स्कीमा डायग्राम जिसे कहते हैं, स्कीमा डायग्राम बनाने का टूल। कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। dbdesigner.net है जिसका, जो मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। dbdiagram.io भी है, ये जरा लिमिटेड है इसमें फ्री वर्जन में,
ठीक है। अगर हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे होते हैं, वैसे तो हम MySQL यूज कर रहे हैं, इसलिए हम PHP-MyAdmin यूज कर रहे हैं। अगर हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे होते हैं, जो कि यही है, SQL ही है, तो हम उसका उसका अलग टूल है, PG-admin के नाम से। वो समझ लो पोस्टग्रेस का PHP-MyAdmin है, ठीक है। तो हम अभी इस दफा मैं DB डिजाइनर यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लेट मी जस्ट मूव हियर टू DB डिजाइनर। ये ना जोंग की डिवाइस का मसला है कि वो ना कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पे HTTPS ना लिखा हो उसको विजिट नहीं करने देती अनलेस यू राइट HTTPS ऊपर खुद से। सिक्योरिटी मेजर है। बाय द वे, ये जो HTTPS भी होता है ना, दिस आल्सो हैज टू डू विद हैशिंग। ये सिक्योर होता है। गैजल भी ये करती है, अच्छा सही है। ओके जी। सो लेट्स गेट, यहाँ पे हम एक नया स्कीमा बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है। ये आपको एक ये व्हाइट बोर्ड सा खोल देगा। यहाँ पे अब हम अपना टेबल्स बनाते हैं कि हमने क्या क्या बनाने हैं, ठीक है। वैसे मैं PHP में एडमिन में आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या टूल है। PHP में एडमिन में जो कल मुझे भूल गया था कि टूल कहाँ पे पड़ी है, बाद में मिली हुई थी। PHP में एडमिन में गए, अपनी डेटाबेस में गए, नई डेटाबेस बनानी है तो नई डेटाबेस बना लो, ठीक है। ये डेटाबेस में गए, ऊपर राइट साइड पे डिजाइनर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ये इसने हमें जो हमने इससे पहले डेटाबेस बनाई थी ना, यूजर्स और इनरोलमेंट्स की, उसका इसने हमें यहाँ पे वो दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ये, लेकिन इतनी अच्छी टूल नहीं है कोई, बट इसने ये देखो, उसी तरह ये हमारे कॉलम्स है सारे, स्टूडेंट ID, नेम, ईमेल, स्कूल मेजर, ये इनरोलमेंट टेबल है। और ये जो एक लाइन आ रही है, ये हमारी फॉरेन की है, ठीक है, कि यहाँ पे स्टूडेंट ID वाला कॉलम और यहाँ वाला कॉलम के आपस में लिंक्ड है, ठीक है, वो फॉरेन की। यहाँ पे आप विजुअली टेबल्स बना सकते हो, ठीक है, ऐड टेबल, सेव पेज वगैरह वगैरह, और वो आपकी डेटाबेस में वो यूं ही बन जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन है, क्रिएट रिलेशनशिप यानी कि फॉरेन की जिसे कहते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप विजुअली टेबल्स बना सकते हो और वो खुद ब खुद वहाँ पे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। या वहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। और इस इमेज को आप सेव कर सकते हो अपने पास, और वो फिर किसी को भेज सकती हो इस डायग्राम को। ये कई कोर्सेज में रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अभी मैं इस पे काम करूंगा। यहाँ मैं इंसर्ट टेबल करता हूँ, ये टेबल बन गया। इस टेबल का मैं नाम दे दूंगा, कोई टेबल का नाम रखते हैं यूजर्स, ठीक है। हम यूजर्स अकाउंट्स बना रहे हैं, या लेट्स से अकाउंट्स रख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम यूजर के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो यूजर साइन अप करेगा। तो जब यूजर साइन अप करेगा तो हम उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम उससे उसका ईमेल एड्रेस लेंगे पहले तो, ठीक है। इस टेबल में एक तो चीज हमें चाहिए, यूजर ID। जो मैं बताया था ना कि हर टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। एक इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। द पॉइंट इज कि हर रो में वो यूनिक होनी चाहिए। आप चाहो तो आप ईमेल को एज ए प्राइमरी की यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। बट नॉर्मली हम एक ना यूजर ID रखते होते हैं, या अकाउंट ID, जो एक इंटीजर होती है, क्योंकि इंटीजर्स से डील करना, उनमें कम्युनिकेशन करना ज्यादा आसान होता है। ये कहना कि उस बंदे का अकाउंट नंबर फला है, ठीक है, कि इंटीजर बता देना वो इजी होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईमेल एड्रेसेस, वरना उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगेन याद रखें, अगर आपने ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की बनाया, उसका मतलब है कि कोई दो यूजर्स एक ईमेल अकाउंट नहीं यूज कर सकते। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे दो अलग अलग अकाउंट्स नहीं बना सकता, विच इज द केस मोस्टली। मैं फिलहाल एक इंटीजर बना देता हूँ, एक इंटीजर की भी ना अकाउंट ID के नाम से, ठीक है। साइज वगैरह इसका खाली छोड़ देते हैं, ये नल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी यूनिक, और ये हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है। इसको कलर भी देना तो दे दें, मैं पिंक दे देता हूँ, सेव, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी की आ गई, इस पर चाबी भी बनी हुई है। एक हमारे पास ईमेल की फील्ड होगी, ईमेल का कॉलम होगा, ठीक है। उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी, वारकार, सॉरी वारकार, ठीक है। ये यूनिक नहीं होगा, ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, ये नल हो सकता है नहीं, ये प्राइमरी की होगा नहीं, फॉरेन की होगा नहीं, इसमें इसमें इनमें से कोई चीज यूनिक हो सकता है, हाँ यूनिक पे टिक कर देते हैं, ठीक है। दिस मस्ट बी यूनिक। हर चीज, हर बंदे का ईमेल यूनिक होना चाहिए, कोई ईमेल दो दफा यूज नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं कलर दे देते हैं, ठीक है। ओके, ऐड अनदर फील्ड, यूजर नेम डालना है, यूजर नेम डाल दें, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड भी वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। पासवर्ड यूनिक होना जरूरी नहीं है, और इनमें से कोई चीज़ जरूरी नहीं, पासवर्ड नाल भी नहीं हो सकता, ठीक है। पासवर्ड के लिए हम रेड कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा पासवर्ड आ गया। और कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप ना रख लें, उस बंदे का नाम रख लें, फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। नेम नाल हो सकता है नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो, ये हमारा टेबल बन गया। फिलहाल हमें एक ही टेबल चाहिए, ठीक है। ये हमारी इस तरह आप स्कीमा बनाते हैं, मैंने बस स्कीमा बनाना सिखाना था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप इसको एज SQL एक्सपोर्ट कर सकते हो,
ठीक है, मैंने कल बताया था ना एसक्यूएल की तरफ तौर पे एक्सपोर्ट करना है। देखो मैं माई एसक्यूएल में एक्सपोर्ट किया इसको, ये मुझे उसकी एसक्यूएल फाइल बना देगा। ठीक है, ये स्कीमा मस्ट एग्जिस्ट। भैया स्कीमा है तो सही, और क्या चाहिए आपको। मेरे ख्याल से एक टेबल को ना वो मान नहीं रहा कुछ, खैर इग्नोर मारो। अच्छा बाय द वे आई वोंट रिकमेंड डूइंग दिस। ठीक है, इस टूल को सिर्फ इस डायग्राम के लिए यूज करो, यहाँ से एसक्यूएल एक्सपोर्ट करके वहां पे इंपोर्ट ना करो, क्योंकि पहले ना बच्चों को मसले आए थे इस तरह के कि यहाँ से एक्सपोर्ट करके जब एसक्यूएल में आप जाते हो ना, जिस तरह के टेबल आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो असल में उस तरह के नहीं बनते। ठीक है, वो कुछ गड़बड़ कर देता है बीच में छोटी सी, और बाद में ऐसे ऐसे एरर्स आ रहे होते हैं कि आपको समझ नहीं आती। हम अपनी नई डेटाबेस बनाते हैं यहाँ पे, अब लेट्स कॉल इट माई डीबी। ठीक है, डेटाबेस बन गई, इसमें टेबल बनाते हैं, वही हमारा अकाउंट्स का टेबल। इसमें 4 कॉलम्स रखेंगे, 4 कॉलम्स ही है ना, हाँ 4 कॉलम्स है। ओके, पहला हमारा अकाउंट आईडी का कॉलम है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी की बना लेते हैं अपना। ठीक है, गो। ठीक है, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे ताकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 होती जाए जब भी कोई नया यूजर ऐड हो। ठीक है, अकाउंट आईडी आ गई। देन वी हैव द ईमेल। ईमेल हमारा वारकार होगा, इसकी मैक्सिमम लेंथ 255 होगी, 255, और ये मैक्सिमम होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से वारकार। करके देख लेते हैं, वैसे इसको खाली छोड़ देते हैं, वी डोंट नीड अ मैक्सिमम लेंथ। ईमेल जितना मर्जी बड़ा हो जाए, यूनिक होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, पासवर्ड के लिए हमारे पास अगेन एक वारकार होगी। पासवर्ड का कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है, नल नहीं हो सकता। वी नीड अ नेम। नेम भी वारकार रख देते हैं हम। नेम की मैक्सिमम कैरेक्टर्स 200 रख देते हैं, इससे बड़ा नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेम नल नहीं हो सकता, यूनिक भी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जिस चीज पे आप चाहते हो ना कि जिस चीज में आपने सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है, मेरी एप्लीकेशन ऐसी है कि मैं एक यूजर को यूजिंग हिज नेम सर्च करूँ। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, फेसबुक पे अक्सर आपको किसी बंदे को सर्च करना पड़ जाता है, और आप उसको यूजिंग इज ईमेल या यूजिंग इज अकाउंट आईडी सर्च नहीं करते, आप उसका नाम लिख के सर्च करते हो। तो बाबा आपने डेटाबेस में लेट से 1 लाख नाम है, उनमें से एक नाम सर्च करना है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई कॉलम है ना जिसमें अक्सर सर्च करना पड़ता है आपको कोई वैल्यू को, तो इट्स उसके ऊपर ना इंडेक्स बना दिया करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इसको आप इसमें इसमें सर्चेस फास्ट हो जाती हैं। जो MySQL है वो इस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनका एक इंडेक्स बना देगी, इंडेक्सेस में ढूंढना ज्यादा तेज होता है। ठीक है, एडवांस ऑप्शंस भी होती हैं इसमें, लेकिन लेट्स जस्ट इग्नोर देम। गो। ठीक है, मेक श्योर दिस इज InnoDB, ये माय ISAM ना हुआ हो, वरना वो आपका फॉरेन कीज नहीं मिलते आपको उसमें। ठीक है, ठीक है, सेव किया। एंटर अ वैलिड लेंथ, कहाँ पे, ईमेल की। अच्छा, अगर मैं 3000, ईमेल की लेंथ तो 200 से बड़ी नहीं हो सकती, पासवर्ड भी 200 से बड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सेव। ओके, टेबल हमारा बन गया जी। ठीक है, ये बन गया टेबल। अब हम अपना आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन में, स्कीमा हमारा बन गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये असल डिस्कशन है जो आज हमने करनी है। वहाब आ गया, कर दो कॉल। चलो रहने दो, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। खैर, ओके, हाउ टू स्टोर पासवर्ड सिक्योरली। पहली बात तो ये कि पासवर्ड स्टोर किस तरह करें। मुझे आप में से कोई बताओ कि आप पासवर्ड किस तरह स्टोर करोगे अपनी डेटाबेस के अंदर। यानी एक यूजर आया, आपने एक HTML फॉर्म बनाया हुआ था, उसमें यूजर ने ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, और सबमिट पे क्लिक किया। वो डेटा आपके पास PHP वाली फाइल में आ गया, अब आपने डेटाबेस के अंदर डालना है। ठीक है, यानी पासवर्ड कैसे स्टोर करोगे, मतलब एज इट इज स्टोर कर दोगे या किस तरह स्टोर करोगे। व्हाट इज योर फर्स्ट हंच। सबसे पहले तो उसे इनक्रिप्ट नहीं करेंगे क्या कि करेंगे, जिस हाँ। इनक्रिप्ट करेंगे कि हमें जिस फॉर्मेट में है और जिसमें हम सेव करें वो दोनों डिफरेंट हों, ताकि इनक्रिप्शन की के बगैर कोई दूसरा बंदा डेटाबेस के एक्सेस ले भी ले तो उसे समझ ना आए कि है क्या उसमें। हाँ एग्जैक्टली, तो जो नॉर्मली लोग, और ये चीज ना इतनी, हालांकि इतनी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी कई वेबसाइट्स हैं जो ये काम नहीं करती और फिर हैक हो जाती है। तो देखो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट आपकी जेन में सोच ही आती है कि हम पासवर्ड को उसी तरह सेव करेंगे जिस तरह हमारे पास आएगा। तो अगर एक बंदे का पासवर्ड है आई लव रबिया 123, तो हम ऐसे ही सेव कर देंगे, डेटाबेस में ये लिखा पड़ा होगा आई लव रबिया 123। ठीक है ना, तो इसके फायदे क्या हैं इस तरह स्टोर करने के। एक तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, PHP में जो कोड बनेगा बड़ा इजी बनेगा। ठीक है,
एक्सेस बड़ी तेज है, बड़े फौरन आपको बस नजर आ गया कि भाई ये पासवर्ड है। नुकसान क्या है इसका कि ये सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? कि अगर किसी बंदे ने आपकी डेटाबेस हैक कर ली, ठीक है, देखो आप जितनी मर्जी सिक्योर बना लो वेबसाइट, हैक हो ही जानी है किसी ना किसी तरह। देखो फेसबुक, गूगल, अमेजोन सब हैक हो चुके हैं, ट्विटर हैक हो चुका है, उन्होंने कम पैसे लगाए हैं सिक्योरिटी के ऊपर, कम एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके पास सिक्योरिटी के, ठीक है। नो वेबसाइट इज फुली सिक्योर, हैक तो हुई नहीं है कभी तक भी। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हैक हो भी जाए, यूजर हैकर के पास हमारी डेटाबेस आ भी जाए तो भी वो बेकार हो, उसमें कुछ ऐसा मिले ही ना उसको कि जो उसके काम का हो, ठीक है। तो इसके लिए ये मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर उसको डेटाबेस मिल गई हमारी, उसमें सारे पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, वो किसी भी अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का भी कोई फायदा नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर रख भी लिया, अगर हैकर ने पूरी डेटाबेस ही उठा ली है तुम्हारी, उसके बाद पूरी डेटाबेस आ गई है एज इट इज, तो उसको वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी नजर आ जाएगा। पासवर्ड तो पासवर्ड है ना, उसने वहां से यूज कर लेना उस पासवर्ड को। तो वी वांट कि वो पासवर्ड डेटाबेस में इस तरह पड़ा हो कि वो रीडेबल ना हो, ठीक है। लेकिन अगर वो रीडेबल नहीं है तो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हमने भी तो रीड करना है ना, जब यूजर लॉग इन करने आएगा हम चेक कैसे करेंगे कि पासवर्ड उसने जो बताया वो ठीक है कि नहीं है। तो चिकन एंड एग किस्म का इशू आ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन एक तरह की। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग आवर पासवर्ड्स, वी स्टोर द हैशेस ऑफ आवर पासवर्ड, ठीक है। हम पासवर्ड का हैश स्टोर कर लेते हैं। अब यू मे आस्क व्हाट इज अ हैश, ठीक है, उस पे आते हैं, वो अब हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हैशिंग होती है। हैशिंग जी, हैश फंक्शन is a one-way function that converts a meaningful string, such as a password, into a meaningless string of seemingly random characters or numbers. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इस तरह का एक पासवर्ड है या कोई एक स्ट्रिंग है, कोई भी चीज है, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जैसे ये आई लव रविया 123। हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, या कोई एक फंक्शन जैसे आप जावा में या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन लिखते हैं, एक फंक्शन होता है जिसको आप ये स्ट्रिंग दोगे, वो फंक्शन आउटपुट में क्या आपको क्या देगा, इस तरह की एक सीमिंगली रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका ऐसे लगेगा कि उस असल स्ट्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं है और बिल्कुल रैंडम से कैरेक्टर्स होंगे इसके अंदर, बट दे आर नॉट रैंडम। ये फंक्शन कंसिस्टेंट है, विच मीन्स कि आप जब भी इसको ये स्ट्रिंग दोगे ये आपको यही आउटपुट देगा, कोई और स्ट्रिंग दोगे आउटपुट बदल जाएगा। इनफैक्ट दीज फंक्शंस आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, वेरी सेंसिटिव टू चेंज। अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर आई लव रबिया 123 के अंदर एक सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज कर दूं, ये आई रिमूव कर दूं या 123 की जगह 133 कर दूं, ठीक है, ये जो फाइनल रिजल्ट है ना, ये थोड़ा बहुत चेंज नहीं होगा, ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो छोटा सा चेंज इन द इनपुट रिजल्ट्स इन अ ड्रास्टिक चेंज इन द आउटपुट। तो आप आउटपुट को देख के ये थोड़ा सा भी नहीं बता सकते, दो अलग अलग आउटपुट्स को देख के, कि इनका इनपुट आपस में रिलेटेड था कि नहीं था, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे ऊपर कहा कि अ हैश फंक्शन इज अ वन वे फंक्शन, विच मीन्स कि आप हैश यहाँ ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हैश में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उल्टा नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें ये जो पासवर्ड है जो हैश फंक्शन के अंदर हम डालते हैं, या कोई भी स्ट्रिंग जो हम हैश फंक्शन के अंदर डालते हैं, उसे की कहते हैं। और हैश फंक्शन जो रिटर्न करता है हमें, ये जो जिसे हम हैश कहते हैं, इसे वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। सो द की गोज इनसाइड एंड द वैल्यू कम्स आउटसाइड, ठीक है, ये एक हैश फंक्शन होता है। और हैश फंक्शंस वन वे होते हैं, विच मीन्स अगर मैं आपको ये देता, मैं आपको सिर्फ ये स्ट्रिंग दे देता, ये जो हमारा हैश है, हमारी वैल्यू है, ये मैं आपको दे देता, और मैं आपसे कहता मुझे बताओ ओरिजिनल पासवर्ड क्या था, ठीक है, यानी आप उल्टी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, रिवर्स हैश फंक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। हैश फंक्शंस होते ही है, ठीक है, यू कैन नॉट गेस कि वो कौन सी स्ट्रिंग थी जिससे हमें ये वैल्यू मिली, ठीक है, वैल्यू से पीछे जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। गिवन द स्ट्रिंग यू कैन फाइंड द वैल्यू, और एक ही स्ट्रिंग होगी तो वैल्यू हर दफा एक ही मिलेगी, बट going back from the value, finding the original string, it is mathematically impossible, ठीक है। ये होते हैं हैश फंक्शंस। अभी ये यूज कैसे होते हैं मैंने भी ये नहीं बताया पासवर्ड में, बट ये समझ आ गई कि हैश फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, तो हैश फंक्शंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता दूं। एक तो ये कि जो की आती है ना, जो जो पासवर्ड या कोई भी स्ट्रिंग हम हैश फंक्शन के अंदर डालते हैं कि इसको हैश में कन्वर्ट करके दे दो हमें, उस की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो एक छोटा सा पासवर्ड भी हो सकता है और टेराबाइट्स बड़ी फाइल भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज आप हैश फंक्शन को दे देते हो, वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अ हैश, ठीक है। कुछ हैश फंक्शंस ऐसे होते हैं, अब हैश फंक्शंस की टाइप्स हैं।
एक कुछ हैश फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका आउटपुट हमेशा फिक्स्ड लेंथ का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MD5 हैश बड़ा पॉपुलर था पहले, इसको आप कोई भी इनपुट दोगे ना, एक छोटा सा पासवर्ड दे दो, ये 1 GB की फाइल दे दो, आउटपुट हमेशा 128 बिट्स का होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल इस हैश फंक्शन में लेट्स से अगर ये 30 कैरेक्टर्स बन रहे हैं, तो ये ऐसा हैश फंक्शन हो सकता है कि आप इसको चाहे ये वाला पासवर्ड दो, ये जो आई लव रबिया इतना सा पासवर्ड है, या आप इसको 1 GB की फाइल दे दो, आंसर की लेंथ जो है ना हमेशा इतनी होगी, जो हैश है वो इतनी लेंथ का निकलेगा, ठीक है। और तो कुछ इस तरह के हैशेस होते हैं, और कुछ दूसरे हैशेस भी होते हैं जिनमें इनपुट की लेंथ के हिसाब से आउटपुट की लेंथ भी बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंसेस है हैश फंक्शंस। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए वो यही वाले होते हैं जिनमें आउटपुट फिक्स्ड लेंथ का होता है, ठीक है। जिस तरह MD5 में 128 बिट्स का, जो MD5 लेकिन अब डेप्रिकेटेड है, यूज नहीं करते हम, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है, हम इस पर बात करेंगे। तो ये देखो, यू कैन इवन गिव इट एन इनपुट, एन इमेज एज एन इनपुट, और वो आपको जो आउटपुट देगा वो फिक्स्ड लेंथ का एक हैश होगा, और जो सीमिंगली रैंडम होगा। बट द पॉइंट इज के यही इमेज आप अगर दोगे इसको बार बार भी, तो हर दफा आउटपुट एक ही आएगा, एक ही हैश निकलेगा। इमेज थोड़ी सी भी चेंज करोगे, हैश पूरा का पूरा बहुत बुरी तरह बदल जाएगा, ठीक है। दो हैशेस को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ओरिजिनल जो इनका की थी वो मिलती जुलती भी थी कि नहीं थी। यू कांट टेल एनीथिंग अबाउट द ओरिजिनल की, ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं आप बता सकते, ठीक है। द सेम की व्हेन हैश्ड विद द सेम हैश फंक्शन ऑलवेज गिव्स द सेम आउटपुट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पासवर्ड को 2 दफा हैश करोगे, दोनों दफा अलग वैल्यू निकलेगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि a hash function converts meaningful strings into a meaningless string of seemingly random characters. seemingly random लगता है ऐसी है कि जैसे ये रैंडम कैरेक्टर्स हैं, बट दे नॉट रैंडम, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर, और अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग सेम है तो हैश भी हर दफा सेम निकले। अब हैश फंक्शंस की टाइप्स हैं। कुछ हैश फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपकी कीज को प्योरली न्यूमेरिकल हैश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें अल्फाबेट्स नहीं होते, बस नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। इस तरह के हैश फंक्शंस भी यूज होते हैं, सिक्योरिटी में नहीं और जगह पे यूज होते हैं। सिक्योरिटी में हम जो हैश फंक्शंस यूज करते हैं वो आपकी स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी उसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हैश फंक्शंस हैं ये हैश टेबल्स में यूज होते हैं, व्हिच आर probably the fastest data structure on the planet, ठीक है। ये आप डेटा स्ट्रक्चर से कोर्स में पढ़ोगे, मुझे आज टाइम मिला मैं थोड़ा बता दूंगा इनके बारे में। और ये जो दूसरे हैश फंक्शंस हैं नीचे जो मैंने लिखे हैं, ये अमूमन हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस इनको कहते हैं, ये यूज होते हैं फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। ये तो भी मैं सिंपल हैश फंक्शंस बना रहा हूँ। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस हम यूज करते हैं अपनी डेटाबेसेस में पासवर्ड स्टोर करने के लिए। इनके बहुत यूजेस हैं, मैं आज कुछ बताऊंगा भी, लेकिन एक हैश फंक्शन में और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में फर्क क्या है? क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एक स्पेशल हैश फंक्शन होता है जो कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, कुछ सिक्योरिटी कंडीशंस को मीट करता है, ठीक है, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर यूज इन फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। पासवर्ड स्टोर करने के लिए या इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए वो यूज करने के लिए सूटेबल हो जाता है इफ इट मीट्स सर्टेन कंडीशंस। वो हम बाद में बात करेंगे कि वो कंडीशंस क्या हैं, बट फिलहाल दिस यू शुड नो दिस। अब हम यू देखते हैं कि थ्योरी से हटते हैं और देखते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली स्टोर पासवर्ड्स यूजिंग हैशेस। तो साइन अप के टाइम पे क्या होगा? ये आपका एक साइन अप का फॉर्म है, ठीक है। यूजर ने इसमें पासवर्ड लिखा, पासवर्ड आपके पास आ गया पीछे PHP वाली फाइल में, ठीक है। पासवर्ड आपने क्या किया, उसको हैश कर लिया, ठीक हो गया। आपके पास पड़ी हुई थी डेटाबेस, डेटाबेस में आपने इस हैश को डाल, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। डेटाबेस में सारे पासवर्ड ऐसी डेटाबेस में पड़े होंगे हैश की फॉर्म, ठीक है। ओरिजिनल पासवर्ड नहीं पड़ा होगा, ठीक है। एंड रिमेंबर, इस हैश से आप ओरिजिनल पासवर्ड नहीं निकाल सकते। तो यू विल नेवर, आपकी डेटाबेस, आपको कभी पता नहीं होता कि यूजर का असल पासवर्ड क्या है, यानी फेसबुक को आपका पासवर्ड नहीं पता। आपने जहां भी आज तक अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी ये हैशिंग यूज करता है, दे डोंट नो योर पासवर्ड, उनको जरूरत नहीं आपका पासवर्ड पता करने की। दिस इज वाई अगर ये डेटाबेस हैक हो भी जाती है कभी, तो हैकर को ये हैशेस मिलेंगे, और हैशेस से वापस पासवर्ड पे जाना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उसको कोई फायदा नहीं है इस इंफॉर्मेशन का। बट सवाल ये है कि अगर हमारे पास हैशेस पड़े और ओरिजिनल पासवर्ड नहीं पड़े, तो हम यूजर को लॉगिन कैसे करें? लॉगिन हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास वो हैशेस पड़े हुए हैं ना, यूजर लॉगिन करने आया, ये हमारा लॉगिन का फॉर्म था, हमने यूजर से लिया पासवर्ड, लेट्स से यूजर ने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। हमने निकाला इसका हैश उसी हैश फंक्शन से जो हमने साइन अप के टाइम पे यूज किया, ये उसका हैश निकल आया।
हम इस हैश को कंपेयर करेंगे उस हैश से जो हमारे पास पहले से पड़ा हो, ठीक है। हम देखेंगे ये मैच करते हैं कि नहीं करते। इन दिस केस ये मैच नहीं कर रहे, ठीक है। अगर स्ट्रिंग अलग है तो हैश भी अलग निकलेगा, ठीक है ना। तो ये मैच नहीं कर रहे तो हम यूजर को लॉग इन नहीं करेंगे, ठीक है। यूजर ने एक नया पासवर्ड एंटर किया, लेट से वो सही पासवर्ड था, हमने दोबारा इसको हैश किया। अब हम दोबारा हैशेस को कंपेयर करेंगे कि हैशेस मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये मैच कर रहे हैं, हम यूजर को लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो हमें पासवर्ड नहीं पता, बट हम यूजर का चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक हो गया? ओके। यहाँ इसमें इसमें कोई सवाल कि हैशेस, हमें हम पासवर्ड्स को एज हैशेस कैसे स्टोर करते हैं और हम यूजर को लॉगिन कैसे करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये आवाज़ आ रही? हाँ हाँ बताओ। अच्छा, तो हैशेस, अच्छा मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो हैशेस कीज़ के साथ पेयर्ड होती हैं। हाँ पूछो। हाँ, तो आप कीज़ के हैश फंक्शन, एक फंक्शन होता है जिसका कोई भी आप फंक्शन लिखते हो, आप उसको ये की देते हो, यानी ये जो आपके पासवर्ड है या कोई भी चीज़ है उसको आप देते हो, वो रिटर्न में आपको इस तरह का एक सीमिंगली रैंडम सा हैश दे देता है। बट इट्स नॉट रैंडम रैंडम। अब जितनी दफा भी आप उसको वही स्ट्रिंग दोगे, हैश वो आपको सेम ही देगा, ठीक है। स्ट्रिंग ऑलवेज हैज द सेम हैश अगर आप हैश फंक्शन वो यूज कर रहे हो, ठीक है। नहीं, नहीं, अगर जो की अगर हमारे पास हो, जो हमने ओरिजिनल की दी थी, तो फिर हम उस हैश को मतलब अनहैश भी कर सकते हैं, जो अगर सही वर्ड नहीं, है। यानी कि आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जा सकते। आपने अगर देखना है कि इस हैश का एक्चुअल स्ट्रिंग क्या था, आपको स्ट्रिंग पता होना चाहिए। आप उस स्ट्रिंग को हैश करोगे, अगर जो हैश निकला है वो यही वाला है, तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रिंग वो था, ठीक है। वापस नहीं आप जा सकते, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू इनटू द स्ट्रिंग। तो जब भी अगर मैंने साइन अप किया, तो उन्होंने जो मेरा पासवर्ड है वो हैश करके डेटाबेस में स्टोर किया है, और जब भी हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो पासवर्ड को दोबारा हैश करता है और फिर हैशेस मैच होती हैं। हाँ बिल्कुल, सही है, वो हैशेस को मैच करते सही हैं, है। पासवर्ड को मैच नहीं करते। तो इसका मकसद सारा ये है कि डेटाबेस में पासवर्ड ना पड़े। कोई डेटाबेस को हैक भी कर ले तो उसके पास आपके पासवर्ड नहीं आएंगे, और वो इसको पासवर्ड निकाल भी नहीं सकता इसके अंदर से, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके। मैं एक ना एग्जांपल दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोगों को समझ लगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। एक बहुत फंक्शन दिखा देता हूँ। ये इतना बेसिक है कि ये ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन मतलब तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के होते हैं फंक्शन। मैं जरा टैबलेट पकड़ के नोटेशन ऑन करूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक हैश फंक्शन ये हो सकता है कि आपके पास, हमने फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, हमने स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना है इनटू नंबर्स, ठीक है। वो हमने जो पहली टाइप ऑफ हैश फंक्शंस पढ़े थे ना, जो स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्योरली न्यूमेरिकल हैशेस। ये तो अल्फा न्यूमेरिक हैशेस है ना, इनमें अल्फाबेट्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं। हम सिर्फ प्योर नंबर्स वाले हैश में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास ये एक स्ट्रिंग था, इसे आपने कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास ये है हमारी की, ठीक है। हमने एक हैश फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर दे इनटू अ हैश जो कि प्योरली न्यूमेरिकल हो, और देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे रैंडम है, ठीक है, लेकिन असल में वो रैंडम ना हो, इस पे डिपेंड कर रहा हो। और जब भी हम इस स्ट्रिंग को हैश करें विद द सेम फंक्शन, हमें वही नंबर मिले, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या हो कि इस नंबर से वापस वो स्ट्रिंग निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एक तरीका उसका पता है क्या है? तुम लोगों को एस की वैल्यूज का पता है? हाँ, पता है। पता है? किस किस को पता है? चैट में लिख के बताओ। सबको पता है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि हर जो आपका अल्फाबेट है उसकी एस की वैल्यू होती है, राइट। तो मेरे पास ए जो है, लेट्स से उसकी वैल्यू 1 है, आई थिंक 1 ही होती है। बी जो है उसकी वैल्यू है 2, सी जो है उसकी वैल्यू है 3। तो लेट्स से मेरा हैश फंक्शन क्या करता है कि मैंने हैश फंक्शन बनाया है जी, ये हैश फंक्शन मेरा, उसको मैं देता हूँ एक स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन सारे अल्फाबेट्स की एस की वैल्यूज को ऐड कर देता है, ठीक है। ये ए की एस की वैल्यू थी, ये बी की एस की वैल्यू, ये सी की एस की वैल्यू, इनको ऐड कर दिया, आंसर क्या आया? 6। ये हैश देता है वापस, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें देता हूँ ये सी, सिर्फ मैं तुम्हें ये 6 दे देता हूँ और मैं कहता हूँ चलो जी मुझे बताओ इसका ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, बता सकते हो?
इनमें से कि ABC था, ठीक है, ABC भी हो सकता है, यूर राइट, लेकिन ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना, A का 1, इसका भी 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 1, 6 आ गया दोबारा, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना, मतलब कोई कोई कैद तो नहीं है, यानी कि ABC था, CB A भी हो सकता है, ठीक है, BAC भी हो सकता है, इन सब का हैश वही है, ठीक है। तो हाउ डू यू नो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, नहीं पता चल सकती ना, लेकिन जब भी मैं ABC को हैश करूंगा हैश वही आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह के हैश फंक्शन होते हैं। अगेन दिस इज अ टेरेबल हैश फंक्शन, ये हम यूज नहीं एक्चुअली करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई सारे स्ट्रिंग्स हैं जो एक ही हैश पे मैप हो रही है, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी फॉर हैश जो आप पासवर्ड स्टोर करने के लिए यूज हो रही है। उसमें क्या होगा कि अगर इसको हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन क्या होता है कि मेरा जो हैश फंक्शन है, जस्ट अ सेकंड, कोलिजन ये होता है कि मेरे पास एक ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, एक ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इन तीनों का जब मैंने हैश निकाला, ठीक है, यूजिंग द सेम हैश फंक्शन, तो आंसर एक ही आया, ठीक है। इसे हम कहेंगे कोलिजन, के इन स्ट्रिंग से कोलिजन हो रहे हैं आपस में, ये सारे एक ही हैश दे रहे हैं हमें जवाब में, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, क्यों, क्योंकि अब देखो लेट्स से तुम्हारा पासवर्ड ये था और मैंने उसको हैश करके ये सेव कर लिया डेटाबेस के अंदर, अगली दफा तुम कोई बंदा आया उसने गलत पासवर्ड एंटर किया, यानी उसने ये एंटर कर दिया, वो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि हैश तो सेम निकल रहा है, राइट। तो इस तरह के हैश फंक्शन अच्छे नहीं होते। द बेस्ट हैश फंक्शन इज दैट विच हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ कोलिजन्स। जो हमारा MD5 का हैश फंक्शन था, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन MD5, और बहुत अच्छा यूज होता रहा, ठीक है। उसमें समझ लो कि कई साल, 8-10 साल तक लोगों को कोई एक भी कोलिजन नहीं मिल पाया, ठीक है, कोई ऐसी दो स्ट्रिंग्स नहीं मिल पाई जिनका हैश निकाले MD5 से और वो एक ही हैश, ठीक है। हालांकि हैश जो था सिर्फ 128 बिट्स का था, ठीक है, बट 8-10 साल के बाद एक स्ट्रिंग मिल गई कि जिसका दो ऐसी स्ट्रिंग्स जिनका हैश एक ही निकल रहा था। और चूंकि हैशिंग इज सच ए क्रिटिकल टॉपिक कि हमारी सारी इंटरनेट की सिक्योरिटीज पे बेस कर रही है, उसी वक्त हमने MD5 को यूज करना छोड़ दिया और हम एक नए हैश फंक्शन पे चले गए जो अब स्टैंडर्ड है, विच इज द SHA हैश। पहले SHA-1 आया था, अब SHA-256 यूज होता है, ठीक है। इसका जो हैश आउटपुट निकलता है वो 256 बिट्स का निकलता है, और आज तक कोई भी ऐसी दो स्ट्रिंग्स नहीं ढूंढी जा सकी जिनका इससे आप हैश निकालो और वो एक ही हैश, स्ट्रिंग्स अलग हो लेकिन हैश एक ही निकले, ठीक है ना। इतना इतना खतरनाक किस्म का हैश फंक्शन। और अगेन इसको आप चाहे एक छोटी सी स्ट्रिंग दो, चाहे आप इसको पूरी हार्ड डिस्क उठा के दे दो, चाहे आप इसको 1 GB की फाइल दो, ठीक है, जो ये आपको आउटपुट देगा वो उतने ही बिट्स का होगा जितना इसका आउटपुट होता है, which means कि obviously there is some loss of information। अब आप यहां से वापस जा ही नहीं सकते, जरा उस 256 बिट्स के अंदर पूरी GB की फाइल जितना डेटा तो नहीं ना पड़ा होगा, जाहिर है इसका मतलब है कि डेटा बिल्कुल गायब हो गया आपका डेटा, यू रियली कांट गो बैक टू द ओरिजिनल फाइल, ठीक है। बट दिस कैन एक्ट एज एन आइडेंटिटी, ठीक है, कि इस फाइल को ही आप हैश करेंगे तो आपको ये वाला एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, किसी और फाइल को हैश करेंगे तो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, हैश बदल जाएगा, ठीक है। ये सीन होता है हैशेस, ठीक है। और मैं भी बताऊंगा कि हैशेस और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, इतनी मजे मजे की एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन भी इस पे काम करती है। तो अब आपको ये समझ लगे ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कि अगर कोई हैकर डेटाबेस हैक कर भी लेता है तो वो डाटा उसके लिए बेकार है। MD5 हैशेस, अच्छा इसको ब्रेक करने के लिए अब ज़्यादा हैकर्स बच्चे तो नहीं है, उन्होंने जुगाड़ी निकाली हुई है। एक जुगाड़ जो वो करते हैं, उन्होंने ये किया है कि करोड़ों अरबों पासवर्ड जो कॉमन पासवर्ड हैं, जिस तरह ये आई लव फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियो मेसी, शाहिद अफरीदी, जितने कॉमन पासवर्ड होते हैं ना, आई लव रबिया 123, ठीक है, इस तरह के जितने पासवर्ड हैं, उन सारे के सारे पासवर्ड्स की उन्होंने हैशेस निकाल लिए हैं पहले से, ठीक है। इसका भी हैश निकाल लिया, जितने कॉमन पासवर्ड है ना, उसका भी हैश निकाल लिया एंड सो ऑन। और इस तरह के टेबल्स बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है, ये टेबल बन गया, एक कॉलम ये है, एक कॉलम वो, ठीक है, इसमें ये टेबल बन गया, इनको हम कहते हैं रेनबो टेबल्स, और ये आपको बड़े आराम से इंटरनेट पे मिल जाते हैं, ठीक है, रेनबो टेबल्स। तो इनमें क्या होता है कि आपको वो क्या करते हैं, उन्होंने डेटाबेस को हैक किया, ठीक है, उसमें उनको ये हैशेस मिले, ठीक है, पासवर्ड उनके पास नहीं है, वो ये हैशेस ढूंढते हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। उन्होंने ये देखा, अच्छा ये वाला जो हैश है ना, ये वाला है,
विच मीन्स के पासवर्ड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसीलिए वेबसाइट्स इतना आपके पीछे पड़ी होती हैं कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, कॉमन पासवर्ड ना रखो, ठीक है। पासवर्ड में नंबर्स और कैरेक्टर्स यूज करो, ताकि कोई ऐसा पासवर्ड ना बने कि जो पहले से रेनबो टेबल्स के अंदर पड़ा हो, ठीक है ना। तो ये सीन होता है, इन्हें रेनबो टेबल्स कहते हैं, और बहुत बड़े होते हैं। MD5 के हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ पूछो। अगर हैकर्स के पास रेनबो टेबल्स की एक्सेस है तो फिर जो वेबसाइट एक्चुअली जैसे फेसबुक वगैरह उनके पास भी होगी, तो वो अपने क्या कहते हैं जो रेनबो टेबल है उससे यूज करके बता सकते हैं कि ये वीक पासवर्ड है या फिर ये कॉमन पासवर्ड है, इसलिए इसको ना रखें। हाँ करती हैं, कुछ वेबसाइट्स करती हैं, बल्कि मेरे ख्याल से गिटहब करता है। गिटहब पे अगर आप अकाउंट बनाओ ना, कोई ऐसा पासवर्ड यूज करो जो किसी रेनबो टेबल में पड़ा हुआ है, या जो पासवर्ड लीक होते हैं, लीक पासवर्ड, वो अक्सर आते हैं ना कि फलां वेबसाइट डेटाबेस हैक होगी, पासवर्ड लीक हो गए, और वो रेडिट पे या कहीं वेबसाइट्स पे आ जाते हैं, वो पूरी हाँ हाँ, डेटाबेस आ जाती है उसकी। अगर आपका वो पासवर्ड किसी ऐसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो आपको वो पासवर्ड यूज नहीं करने देता। बट कई वेबसाइट ऐसा नहीं करती, क्योंकि देखो इसमें टाइम लगता है, ये रेनबो टेबल छोटे नहीं होते, इनमें करोड़ों अरबों हाँ पासवर्ड होते हैं, उन्होंने जितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो रखी होती है। अब उनमें ढूंढना कि वो आपका वाला वो पासवर्ड, पहले तो आप हैश करो और फिर ढूंढो कि पूरी टेबल में पड़ा हुआ है कि नहीं, बहुत लंबा काम है। और हम चाहते हैं कि साइन अप प्रोसेस जो है वो बहुत तेज हो, और देखो साइन अप करते वो इंस्टेंट आपको वेबसाइट बताती है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। अगर वो पूरी की पूरी रेनबो टेबल छानने बैठ जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, लंबा काम हो जाएगा, इसलिए वो नहीं। इसी पे मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था कि अब जब से ये 5G स्पीड अब इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अब इसमें जो रेनबो टेबल्स के कंप्लीट एक्सेस वगैरह, ये स्कैनिंग वगैरह पासवर्ड्स के टाइम पे वो अब पॉसिबल है कि या अभी भी दूर ही है? कर सकते हैं, लेकिन अगेन सर्च उसमें स्लो ही होती है, क्योंकि इतनी तेज हाँ सर्च हाँ, नहीं होती। कुछ करती है लेकिन राइट। वेबसाइट, देयर आर वेज टू स्पीड इट अप। वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें ट्राइज कहते हैं, वो आप पढ़ोगे तो गिटहब करता है। फेसबुक वगैरह को भी करना चाहिए, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, वो जो बताते हैं ना आपके पासवर्ड वीक है आपका, ये वो हो सकता है फेसबुक भी यूज करता हो, गिटहब का तो मुझे कंफर्म पता है कि वो करते हैं ये काम। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ। अच्छा, तो अगर हैकर को पासवर्ड ढूंढने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो एक एक और मैं बताता हूँ ये कितना मुश्किल काम है। एक MD5 हैश का ओरिजिनल पासवर्ड अगर आपने निकालना हो, आपको हैश मिल गया कहीं से और ओरिजिनल पासवर्ड आपने उसका निकालना है, एक सुपर कंप्यूटर को वो काम करने में 2 सेकंड लगते हैं। यानी एक दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर पकड़ो, उसे भी 2 सेकंड लगेंगे ये काम करने में, ठीक है। एक आम हैकर का जो एक डुअल कोर या क्वाड कोर कंप्यूटर है, उसको तो पूरा पूरा हफ्ता लगेगा ये एक पासवर्ड को क्रैक करने, ठीक है। पूरी डेटाबेस तो भूल ही जाओ ना। ये MD5 हैश है, जो SHA-256 है, उसको क्रैक करने में एक सुपर कंप्यूटर को भी बड़े बड़े कई दिन लग जाते हैं, 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं एक पासवर्ड को, वो पूरा रेनबो टेबल्स ढूंढ ढूंढ के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एग्जॉस्ट करने में। देखो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपके पास टोटल पॉसिबल अल्फाबेट, 256। हाँ एक सेकंड, ये ना, तो आई हेट ये विंडोज का कैलकुलेटर इतना बकवास है ना, इसमें कुछ भी नहीं होता। लेट मी ओपन सिंबल ऐप। कैल 2 पूरी सिंबल ऐप ने पास कराई थी, कैल 1 भी कैल 2 भी। अच्छा, हमारे पास ये तो अब ज़ाहिर है वो काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी का चीज है, इसकी मैथ की समझ ना भी आती कोई नहीं है। 26 कैरेक्टर्स हमारे इंग्लिश में होते हैं, 10 अल्फाबेट्स हमारे काउंटिंग के हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 ये हो गए। उसके बाद अलावा सिंबल्स है, सिंबल्स लेट से अगर हम 10 सिंबल्स यूज कर लें, ठीक है। और कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 256 बिट्स का हमें हैश मिलता है फाइनली, ठीक है। बाकी 256 बिट्स हैं, सॉरी बिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 या 1, ठीक है। तो 2 raised to power 256, ठीक है। इतने पॉसिबल हैशेस बन सकते हैं, आउटपुट बन सकते हैं। तो ये देखो 10 raised to power 77 के ऑर्डर में आंसर आ रहा है, ठीक है। 10 raised to power 77, जमीन से सूरज का जो फासला है ना वो भी 10 raised to power 30 कुछ है, ये 10 raised to power 77 है। तो इतने पॉसिबल हैशेस बन सकते हैं। तो एक सुपर कंप्यूटर को इतने हैशेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फॉर्म स्ट्रिंग्स, उन सबको सेव रखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग क्या थी और हैश क्या था। फिर वो इन सारे हैशेस में आपका वाला हैश ढूंढेगा और फिर पीछे जाएगा तो उसको वो स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। इस काम को करने में उसको बता रहा हूं ना कि हफ्ते लग जाते हैं सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भी। क्वांटम कंप्यूटर्स पता नहीं क्या करेंगे और ये मैंने बात पूछी थी उनसे, सर फरीद से, वो कंप्यूटर सिक्योरिटी में लम्स में शायद टॉप बंदा वही है,
ठीक है। तो ही सेट के डेफिनेटली अगर क्वांटम कंप्यूटर्स में इतनी सफिशिएंट हो गई तरक्की तो हैशिंग में डाई, ठीक है, कि क्वांटम कंप्यूटर्स में पता है कर सकते हैं। देखो एक बड़ा मसला ये था हमारा, अभी भी है, किसी बीमारी का इलाज निकालना है, ठीक है। कभी ये ख्याल आया कि व्हाई डोंट वी जस्ट टेस्ट ऑल द केमिकल्स जो हमारे पास हैं, ठीक है ना, ये दुनिया में जितने पॉसिबल केमिकल्स हैं सारे ट्राई करके देख लो, ठीक है। लेकिन उसमें मसला क्या है, और अगर इंसानों पे नहीं भी कर सकते तो कोई सिमुलेशन रन कर लो, हम सिमुलेशन बड़ी अच्छी रन कर सकते हैं आप ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। तो आप ह्यूमन बॉडी की सिमुलेशन चलाओ, उसमें वो ड्रग डाल के देखो इन सिमुलेशन में कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और पूरी दुनिया में जितने पॉसिबल केमिकल्स हो सकते हैं, जिसे हम केमिकल स्पेस कहते हैं, ठीक है, हर केमिकल का, हर किस्म का बॉन्ड, हर किस्म की कॉम्बिनेशन, एनीथिंग दैट इज पॉसिबल, ठीक है, वो सारे के सारे एडमिनिस्टर करके देख लो और देख लो कौन सा काम करता है सिमुलेशन के अंदर। तो एक आम कंप्यूटर जो हमारा एक सब दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर, लेकिन रेगुलर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर नहीं, रेगुलर कंप्यूटर, वो अगर ये काम करे ना तो उसको कहीं समझ लो 600-700 साल लग जाएंगे ये काम करने। एक क्वांटम कंप्यूटर ये काम समझ लो कि 4-5 महीने में कर देगा, इतना फर्क है, शायद इससे भी कम, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स काफी ज्यादा इस लिहाज से पाकिस्तान में कोई क्वांटम कंप्यूटर है कि नहीं? है, कुछ कंपनीज हैं एक दो जिनके पास है, Amazon भी, बल्कि AWS है ना जहाँ पे आप वेबसाइट होस्ट करते हो, उनकी भी अब एक सर्विस में आप अपना कोड रन कर सकते हो ना क्वांटम कंप्यूटर। लेकिन अभी उसमें इतनी इतनी नहीं भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, और इतने इतने वो भी नहीं है, ऑप्टिमाइज भी नहीं है, काम हो रहा है अभी उसके ऊपर, जब हो जाएगा तो काफी मसला हो जाएगा। अच्छा, दूसरे यूजेस हैशिंग के, एक यूज क्या है जो बड़ा कॉमन मैं बता रहा हूँ कि जो आपको ये हैशिंग कितने यूजेस है, मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ उसके ऊपर। मैं भी एक चीज बता रहा हूँ कि अक्सर आप कोई चीज डाउनलोड करते हो ना, लेट्स से हम जैम्प डाउनलोड करने जा रहे हैं, कोई भी जरा सिक्योरिटी सेंसिटिव चीज डाउनलोड करोगे ना, जहां भी डाउनलोड जैम्प, तो वहां पे आपको ना 7 चेकसम लिखे हुए मिलेंगे। जैसे ये देखो, इस ऐप डाउनलोड करने गए, ये डाउनलोड लिंक्स है, हर लिंक के साथ एक चेकसम लिखा हुआ है, और 2 लिखे हुए, एक MD5 लिखा हुआ है और एक SHA-1 लिखा हुआ है। तो इन्होंने किया क्या है कि ये जो डाउनलोड वाली फाइल है ना, इस फाइल को उन्होंने हैश किया और उसका हैश यहाँ पे आपको दे दिया, MD5 हैश भी और SHA हैश भी, ठीक है। क्यों दिया? वजह ये है कि लेट्स से आप फाइल डाउनलोड कर रहे थे, आप किसी पब्लिक वाईफाई पे बैठे हुए थे या कहीं किसी खतरनाक जगह पे बैठे हुए थे, तो किसी ने आपका नेटवर्क हैक कर लिया हुआ, आपको लगा कि आप जैम्प की फाइल डाउनलोड कर रहे हो, उस हैकर ने कोई और फाइल आपको डाउनलोड करवा दी, ठीक है, अपनी कोई फाइल मेलिशियस मेलवेयर या कोई, आपने बाद में उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हाउ डू यू नो कि आपने जो फाइल डाउनलोड की है वो एक्चुअली जैम्प से आई है या दरमियान में नेटवर्क में बैठे हुए किसी हैकर से आई है, ठीक है, हाउ डू यू नो? तो उसका तरीका उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनके पास जो फाइल पड़ी है ना जैम्प वालों के पास, उन्होंने उसको किया हैश, उसका हैश निकल आया, ये पड़ा है वो हैश, MD5 हैश ये है और SHA-1 हैश ये है। अब वो कहते हैं कभी आप जब भी फाइल डाउनलोड करें ना, आप भी इसको हैश करें और देखिए आपका हैश इस हैश से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर तो कर रहा है तो फाइल वही है, अगर नहीं कर रहा तो फाइल कोई और, कैसा, ठीक है ना। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मैंने ये फाइल डाउनलोड की थी अभी इस लेक्चर से पहले, ये पड़ी है डाउनलोड्स में मेरे पास, ये पड़ा है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलें विंडोज में, ये मैक में भी इसके लिए है, लिनक्स में भी है। तो विंडोज में आपके पास ना एक सर्टिफिकेशन यूटिलिटी होती है, उसमें MD5 हैशेस निकालने का और SHA-256 निकालने का भी ऑप्शन होता है। इसमें आप लिखते हो हैश फाइल, ठीक है, और आप फाइल का नाम बताते हो, फाइल का नाम है जी, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वो मैंने कॉपी किया फाइल का नाम, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, ये फाइल का नाम है। उसके बाद आप हैशिंग एल्गोरिथम बताते हो, वो MD5 में लिख रहा हूँ, एंटर किया, ये इसने हमें हैश निकाल दिया, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसे मैं करता हूँ ऐसे कॉपी, ठीक है, इसे मैं किसी कहीं खोल लेता हूँ जहाँ पे नजर आए, नोटपैड में खोल लेते हैं, ठीक है, और इसे मैच करते हैं इसके साथ जो उन्होंने हमें बताया था उनकी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ रखता हूँ मैं, और इसको आप इससे कंपेयर करें, 6DC0F A2B 37518 DCA7 EDD 97497 4B9975F, सेम है ना, इसका मतलब है मैंने फाइल से ही डाउनलोड की, ठीक है। ये होते हैं चेकसम्स, ठीक है। SHA वाला हैश भी आप कर सकते थे, कोई भी कर सकते थे, देखो हर डाउनलोड के साथ उन्होंने दी हुई है, क्योंकि सर्वर एक काफी सेंसिटिव चीज है ना, कि किसी ने आपका सर्वर में कोई गलत फाइल दे दिया आपको और आपने उसको उस पर अपना सर्वर चला दिया तो मसला हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है, ठीक है। ये समझ लग गई है चेकसम वाली चीज भी।
इसका कोई कोर्स से ताल्लुक तो नहीं, लेकिन वैसे ही मैंने बताई। ठीक हो गया? गुड, ओके गुड, वेरी गुड। मैंने देखा था, मैं ढूंढ रहा था कि सीनेट पे भी नहीं था, सोर्स फोर्ज पे भी हर चीज के उन्होंने नहीं रखे हुए। मैं कोई ढूंढ रहा था कोई इस तरह की जो मुझे मिल जाए जहाँ पे हर चीज के उन्होंने चेकसम रखे हो, मुझे मिला नहीं कोई। मिले तो बताना मुझे। एक वैसे वैसे क्वेश्चन था, अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं फ्यूचर में और उस पर हम लोग कोई डाउनलोडेबल फाइल रखते हैं, तो हमें भी चेकसम देना चाहिए या नहीं? दे दो, अगर कोई सेंसिटिव चीज है तो दे दो, वरना नहीं। अगर इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं कोई फजूल सी चीज तो कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सेंसिटिव चीज है तो फिर दे दो। ठीक हो और ये गया। हुआ है, लम्स में हुआ था 1 साल पहले, 2 साल पहले। लम्स का जो तुम में से कोई ऐसा बचा है जो इसका ओवीक ऑनलाइन हुआ और वो कभी लम्स नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक है ना बड़े बच्चा, कौन है? अफसोस दरिया। मैं और वहाँ कोई मसला नहीं, चलो हमारा भी अभी अगला सेमेस्टर ऑनलाइन ही है, मुझे लग रहा है मेरी ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन हो जानी है। मैं बड़ा हंस रहा था पहले 20 वाले बैच में, बड़ा हंसा, हाँ ऑनलाइन ग्रेजुएशन है इनकी, मेरी बाइट तो ऑफलाइन ही होगी। 2021 आया, उनकी भी ऑनलाइन, मैंने कहा चलो अब तो हुई, मेरी तो ऑनलाइन ही होगी। इन पे भी मैं बड़ा हंसा, अब मेरी भी मुझे लग रहा है ऑनलाइन हो जानी है, हैंड हो जाना है मेरे साथ। अल्लाह खैर करे। तो अच्छा, लाम्स का जो वाईफाई है ना, उसका नाम है वायरलेस के नाम से आता है वो, उसका ये उसका नाम होता है। ठीक है, आपके वो वाईफाई में ये शो होता है। एक बच्चे ने किया, वो खोखे पे जाके बैठ गया और उसने अपने फोन से हॉटस्पॉट चला दिया इसी नाम से। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने इस पे कनेक्ट कर लिया, उन्हें क्या पता था, ठीक है, कि ये और ये ओपन वाईफाई था, यानी इसका पासवर्ड कोई नहीं था, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। ठीक है, लोगों ने इस पे कनेक्ट कर लिया। अब वो बन गए मिडिल मैन, तो जितनी ट्रैफिक उनके फोन से आगे जाएगी और जितनी वहां से वापस आएगी, वो सारी की सारी देख सकता है, उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, जो मर्जी कर सकता है। तो लोग बच्चे जब जमील पे लॉगिन कर रहे थे, एलएमएस पे लॉगिन कर रहे थे, उसने पकड़ लिया उनके पासवर्ड्स। ठीक है, फिशिंग पेजेस बनाए हुए थे उसने। ये जो कह रही है ना लड़की, मिनाहिल ने भी कहा है कि जो वेबसाइट जिस पे आप गए हो वही फेक है, तो उसने फेक वेबसाइट, फेक जमील, फेक एलएमएस बनाया हुआ था। बच्चों को लगा कि वो एलएमएस पे लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एलएमएस था नहीं। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ, अब वेबसाइट अगर फेक है तो फिर तो जाहिर है कि वो उन्होंने फेक हैशेस भी दिए होंगे, लेकिन जाहिर है कि जैम्प वालों की वेबसाइट पे आप एतबार कर सकते हो, ऊपर एड्रेस देख लो, एड्रेस ठीक हो, और यहाँ पे लॉक बना हो ना, ये कि एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यानी ये क्या होता है, ये भी यही होता है कि आपने जो डाटा भेजा है ना अपना उस वेबसाइट को, ठीक है, और वेबसाइट ने जो डाटा आपको वापस भेजना है, ठीक है, वो भी उसके साथ, अपनी डाटा के साथ उसका हैश भी भेजते हैं, ताकि आप चेक कर सकें कि डाटा वही है जो उन्होंने भेजा था या डाटा कोई और है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो ऐसी। हाँ, करना ट्राई इसके लिए। इसके लिए लिनक्स की डिस्ट्रो है, काली लिनक्स, वो इंस्टॉल कर लेना अपने उस पे सिस्टम पे, वर्चुअल मशीन, और उससे वाईफाई भी हैक, वाईफाई हैकिंग की भी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं और बड़ी आराम से चीजें हो जाती हैं, इसका मसला नहीं है। अच्छा, अच्छा, और यूजेस हैशिंग के, ब्लॉकचेन में यूज होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन की सारी बेसिस ही हैशिंग पे है। ठीक है, तो देखो ब्लॉकचेन में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, कर लूँ इस पे या इग्नोर मारूं? अगर चाहते हो कि कर लूँ तो यस पे क्लिक करना, वरना नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, थोड़ा सा डिविएट करेगा लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो हैश देखो, ब्लॉकचेन का मकसद, ब्लॉकचेन का और क्रिप्टो करेंसी का आपस में ताल्लुक ये है कि ब्लॉकचेन इटसेल्फ का कोई ताल्लुक नहीं क्रिप्टो करेंसी से। जिस तरह एक लिंक लिस्ट होती है ना, ये एक अरे होती है, वो क्या है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है ना। अगर मैंने उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके कोई एप्लीकेशन बनाई है, लेट्स से मैंने एक सोशल मीडिया नेटवर्क बना लिया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क एक अरे है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा। क्रिप्टो ब्लॉकचेन भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज ने यूज उसको किया है, ठीक है, और वो उसका मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, इसलिए वो अक्सर इनको, इन दोनों चीजों को, क्रिप्टो करेंसी को और ब्लॉकचेन को सिनोनिमसली यूज तो कर देते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट थिंग्स। ब्लॉकचेन के और बड़े यूजेस है, इलेक्शन सिस्टम्स में यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अच्छा, ब्लॉकचेन है क्या? देखो, हम ये चाहते थे कि हमारे पास, हमें क्रिप्टो करेंसी बनाने लगे, ठीक है, उसके, और हम चाहते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, विच मीन्स कि कोई दुनिया में कोई एक सर्वर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बिटकॉइन का सारा डेटा पड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि वो तो फिर सारी बैंक वाली सीन हो गया ना। बिटकॉइन का सारा पॉइंट ही है कि कोई एक सर्वर, कोई एक कंपनी, कोई एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी नहीं है जिसके पास कंट्रोल है बिटकॉइन का, जो रिकॉर्ड रखती है कि किसके पास कितने बिटकॉइन है, जैसा कि आम कैश में होता है, आम करेंसीज में होता है। आपका बैंक है, बैंक के पास रिकॉर्ड है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं। बैंक घपला भी कर सकता है,
आपके अकाउंट से थोड़े से पैसे निकाल ले और आपसे ये कि भाई आपका वो किसी ने अकाउंट हैक कर लिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। या बैंक ट्रैक कर सकता है कि आप क्या कहाँ पैसे खर्च करते हो, सारी ट्रांजेक्शन देख सकता है। बिटकॉइन का मकसद ये था कि कोई सेंट्रलाइज ऐसी एजेंसी, कोई सर्वर कुछ ना हो जिसके पास सारा डेटा पड़ा हो, ठीक है। तो सवाल था डेटा डेटा रखें कहाँ पे? जवाब एक ही है कि डेटा डेटा आप रखोगे सबके पास। बिटकॉइन के जितने यूजर्स है दुनिया में, करोड़ों यूजर्स, सबके पास बिटकॉइन की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, ठीक है। सबके पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, यानी बिटकॉइन में शुरू से लेके एंड तक जितनी ट्रांजैक्शंस की गई, जिसने भी की, सारी इंफॉर्मेशन सबके पास पड़ी हुई। बट द थिंग इज, ये तो आपको कि भाई दिस इज वर्स। पहले तो ये था कि सिर्फ मेरे बैंक को पता था कि मैं पैसे कहाँ खर्च कर रहा हूँ, अब तो सारी दुनिया के हर बंदे को पता है। नहीं, बिटकॉइन में नाम नहीं होते, आपका सिर्फ एक की होता है। यानी अगर मैं कहूंगा ना कि वो कहेंगे कि आपका बिटकॉइन का अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट का टाइटल, जिसका बैंक अकाउंट होता है उसका टाइटल क्या है? आपका नाम। तो मेरा बैंक अकाउंट है, उसका जो टाइटल है, जो आइडेंटिफाइंग चीज है, वो मेरा नाम है, ये लेट्स से, ठीक है। तो इसके जरिए, और बैंक को मेरा सीएनआईसी नंबर भी पता है, फोन नंबर भी पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। सब कुछ पता है बैंक को। इसके जरिए बैंक देख सकता है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो किस बंदे ने की है, उसका सीएनआईसी क्या है, वो रहता कहाँ पे है, उसका सब कुछ उनको पता है। बिटकॉइन में ये सीन नहीं है। बिटकॉइन में आपका जो आईडी होती है ना, आपका नाम नहीं होता, आपका सीएनआईसी नंबर नहीं, कुछ नहीं होता। वो एक रैंडम अजीब सी स्ट्रिंग होती है इस तरह की, ठीक है। ये और कुछ नहीं, इससे एसोसिएटेड कोई नाम नहीं होता, कोई ईमेल एड्रेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है बस। और इसका एक पासवर्ड होता है जिसके जरिए आप अपने अकाउंट में लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो इवन दो आपको पता है, आपको आपके पास भी, आप पूरी की पूरी बिटकॉइन में आज तक जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं सारे देख सकते हो। आपके पास पड़े होंगे, ऑनलाइन पड़े हुए, हर सब कुछ देख सकते हो आप जाकर, ठीक है। बट आपको क्या नजर आ रहा होगा कि भाई इस अकाउंट ने 2 बिटकॉइन इस अकाउंट को भेजे थे, ठीक है। ये आपको क्या बताता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। यू डोंट नो एनीथिंग कि इस अकाउंट का ओनर कौन है, ठीक है, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ये एनोनिमस है, ठीक है, बिटकॉइन का। अच्छा, तो अब बिटकॉइन का अब ये तो आपने कर लिया, ठीक है, एनोनिमिटी आपके पास आ गई कि दुनिया का हर बंदा, सबके पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक हो गया। लेकिन इसके बावजूद किसी को ये नहीं पता कि किसने ट्रांजेक्शन की है, ट्रांजेक्शन क्या हुई है सबको पता है, किसने की है किसी को नहीं पता। लेकिन मसला क्या है? टेम्परिंग। मेरे पास बिटकॉइन की वो सारे की सही ट्रांजेक्शन्स पड़ी हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि अब्दुल वहाब ने जरियाब को 2 बिटकॉइन भेजे हैं, ठीक है। जरा अब्दुल वहाब नाम नहीं लिखा होगा, उसकी की लिखी होगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अब्दुल वहाब ने मुझे भेजे हैं 2 बिटकॉइन, मेरे पास बिटकॉइन आ गए, ठीक है। अगर सबके पास पड़ी है पूरी की पूरी ब्लॉकचेन, यानी कि सारा का सारे ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री पड़ी है सबके पास, तो कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे रोकें? ठीक है, वी नीड a data structure, a way of storing information so that it is tamper proof, ठीक है। कि चाहे सारी दुनिया के यूजर्स के पास पड़ा हो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन, फिर भी कोई उसको चेंज ना कर सके, ठीक है। इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर अगर आप अरे में रख देते सारी ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, अरे ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है आपके पास, तो कोई मसला नहीं है। आप अरे के उस इंडेक्स पे जाएं जहां पे आपने ट्रांजेक्शन को चेंज करना है, चेंज कर दें, ठीक है। किसी को क्या पता है चेंज की है, ठीक है। लेट्स से मैंने चेंज करी ट्रांजेक्शन, वहाब ने चेंज नहीं की। अब हम दोनों के पास, मेरे पास एक पूरी की पूरी चेन ऑफ ट्रांजेक्शन है, वहाब के पास एक चेन ऑफ ट्रांजेक्शन है जो कि डिफरेंट है। किसी को क्या पता है कौन सी वाली असली है? हाउ डू यू नो? यू डोंट नो, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या करती है? देखें ब्लॉकचेन क्या करती है। ब्लॉकचेन में हम क्या करते हैं कि आपके पास लेट्स से ये एक ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, ठीक है, ठीक है। इसमें सारा लिखा था किसने किस अकाउंट में कितने पैसे भेजे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन की तारीख में की गई, पहली ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, ये आगे की ट्रांजैक्शन। मैं क्या करूंगा कि जब मैं ये सेकंड ट्रांजैक्शन ऐड करूंगा ना, इसके साथ मैं एक और चीज भी स्टोर करूंगा यहाँ, इसके बिल्कुल साथ ही।
यहाँ नीचे लिख देते हैं। मैं क्या स्टोर करूंगा, पिछले ब्लॉक का हैश, यानी ये जो ब्लॉक है ना इसका हैश मैंने यहाँ स्टोर कर दिया, यानी अगली ट्रांजेक्शन भी स्टोर की, और जो पिछली ट्रांजेक्शन है ना ये वाली, उसका हैश, यानी इस पूरी ट्रांजेक्शन का हैश निकाला MD5 से या किसी एल्गोरिथम से, और वो भी यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी अभी मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या है। फिर हमने एक और ट्रांजेक्शन ऐड की, ठीक है, इसकी ने एक और ट्रांजेक्शन की बिटकॉइन में, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन आ गई यहाँ पे, हमने आगे ऐड कर दी ट्रांजेक्शन 3, और इसके साथ हमने एक और चीज सेव की, वो क्या थी, पिछले ब्लॉक का हैश। पिछला ब्लॉक से मेरी क्या मुराद है, ये पूरी चीज, ठीक है, ट्रांजैक्शन और उससे पिछली ट्रांजैक्शन का हैश, इस पूरी चीज का हैश निकाला मैंने, ठीक है, और यहां सेव कर दिया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, देखो ये जो ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक चेन कहते हैं, ये चेन है ना, ब्लॉक्स की एक चेन है, ये ब्लॉक्स है और इनकी एक चेन है, ठीक है, इसको हम ब्लॉक चेन कहते हैं। अब लेट्स से ये चेन हम पूरी दुनिया में हर बंदे के पास पड़ी है, जो जिस चीज के पास बिटकॉइन है उसके पास ये पूरी चेन पड़ी है। करंटली ये जो चेन है ना पूरी, ये कोई 170 GB की है, ठीक है, जो पूरी चेन है। सबके पास पूरी नहीं पड़ी होती, हर बंदे के पास कुछ कुछ पार्ट पड़ा होता है उस चेन का जो उससे रिलेवेंट होता है, लेकिन ओवरऑल कई लोग हैं जिनके पास पूरी भी पड़ी हुई है, और ओवरऑल पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में ओवरऑल एक इमेज पड़ी हुई है सारे के सारे ट्रांजेक्शंस की। ठीक है, लेट्स से वहाब बड़ा चालाक था, वहाब ने ये अपना ब्लॉकचेन खोली, यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी रूहान ने जरिया को 2 बिटकॉइन भेजे हैं, रूहान टू जरिया। वहाब ने क्या किया जी, इसको यहाँ से मिटाया, इधर लिख दिया अपना नाम कि जी रूहान ने अब्दुल वहाब को भेजे 2 बिटकॉइन। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि दुनिया में सारे बंदे हैं, ठीक है, जिनके पास ये ब्लॉकचेन पड़ी है। वहाब के पास एक ब्लॉकचेन है जिसमें यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे एक ए आ गया इंस्टेड ऑफ अ जी, ठीक है, और वहाब को कह रहा है कि भाई देखो मेरी ब्लॉकचेन असली है, ठीक है। मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ कि वहाब की ये जो ब्लॉक है, मैं देखूंगा पहले तो मैं देखूंगा कि अच्छा मेरी ब्लॉकचेन और वहाब की ब्लॉकचेन में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि हमें से किसका वाला वर्जन ठीक है, किसका ये ब्लॉक ठीक है। कैसे, मैं इस ब्लॉक का निकालूंगा हैश, ठीक है, ये निकला है हैश, और मैं अगले ब्लॉक में जो हैश पड़ा है उससे कंपेयर करूंगा इसको। अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब है वहाब का ब्लॉक सही था, अगर ये डिफरेंट है तो वहाब का ब्लॉक गलत था, ठीक है, और ये गलत ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था जरा सा भी चेंज करोगे ना पूरा का पूरा हैश बदल जाएगा। तो वहाब ने इस तरह से चेंज किया, जी की जगह ए लिख दिया यहाँ पे, और ये जो अगले ब्लॉक में हैश पड़ा है वो बदल गया सारा का सारा, ठीक है, ये बदल गया ना सारा। तो मुझे बड़े आराम से पता चल जाएगा कि वहाब ने कुछ चेंज किया पीछे, ठीक है। और देखो ये इतनी सी नहीं है, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, ये इस तरह की मुझे ना या इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, आई नीड टू मेक इट मैनुअली। एक और मैं बस बना देता हूँ, ठीक है। देखो लेट्स से वहाब ने चेंज किया जाके यहाँ पे, ये जेनेसिस ब्लॉक में जो पहला ब्लॉक था उसके अंदर चेंज कर दिया वहाब, ठीक है। वहाब ने कहा कि शुरू में जो बिटकॉइंस थे जितने भी दुनिया में थे वो सारे के सारे वहाब के अकाउंट में आ गए, ठीक है, वहाब ने चेंज कर दिया। इसके रिजल्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो वहाब, अब अगर वहाब ने चेंज करना है ना इसको और अपनी पूरी चेन को कंसिस्टेंट रखना है, वहाब क्या करना पड़ेगा, इस हैश को चेंज करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। यानी वहाब जो नया ब्लॉक बनाया है इसको वहाब हैश करेगा और अगले ब्लॉक में सेव कर देगा, कर दिया। अब चूंकि ये हैश चेंज हो गया इसकी वजह से ये वाला हैश भी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पड़ा हुआ है, इस पूरे ब्लॉक का हैश, और ये वैल्यू चेंज हो गई है तो ये हैश भी चेंज हो जाएगा, हो गया ना चेंज। अच्छा अगर ये वैल्यू चेंज हो गई है तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये है इस पूरे ब्लॉक का हैश, ठीक है। अगर इतनी सी चीज भी चेंज हुई है तो ये वाली पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वहां आपको ये वाली चीज भी चेंज करनी पड़ेगी। करते करते जो ब्लॉक चेन का बिल्कुल एंड है ना, जो आखिरी हैश है उसके अंदर पड़ा हुआ, वो भी वहां आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो आखिरी हैश है ना, ये तो सारी दुनिया के पास पड़ा हुआ है, यानी हमारे पास पूरी ब्लॉक चेन पड़ी हो या ना पड़ी हो,
ये एक हैश तो हम सबके पास पड़ा होता है, जो बंदा भी अकाउंट बनाता है ना बिटकॉइन पे, उसके पास ये आखिरी हैश तो पड़ा होता है, ठीक है। तो अगर पूरी ब्लॉकचेन में कहीं पे भी आपने एक नुक्ते की भी चेंज की ना, तो एंड पे आते 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 सारे हैश चेंज होते हैं, आखिरी हैश भी चेंज होता है, ठीक है। और क्योंकि ये वाला आखिरी हैश जो है ये करोड़ों कंप्यूटर के पास पड़ा हुआ है, करोड़ों कंप्यूटर्स के पास, ठीक है। वहाब ने एक ही हैश चेंज कर दिया तो बाकी सारे कंप्यूटर बता देंगे कि भाई ये तो वो हैश है ही नहीं, ठीक है। और हम सिर्फ उस ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेंगे कि जिसमें ये सारे हैशेस कंसिस्टेंट हो, कि आप इसका हैश निकालो तो ये वाला निकले, इसका इस पूरी चीज का हैश निकालो तो ये वाला निकले, इसका हैश निकालो तो ये वाला निकले, और एंड पे जाते जाते आपको ये हैश मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी चेन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले, ठीक है। क्योंकि करोड़ों कंप्यूटर है जिनके पास ये हैश पड़ा हुआ है, वो आपको बता देंगे कि भाई ये तो गलत है, ठीक है। वहाब एक बंदा हैश चेंज कर ले, कोई वहाब 1 लाख लोगों को अपनी साइड पे कर ले, ठीक है। इन दी एंड मेजोरिटी के पास असल हैश पड़ा होगा, और वो पीछे वहाब ने जो चेन ब्रॉडकास्ट की है उसको हैश करते 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 वो जब फाइनल हैश निकालेंगे तो वो फाइनल हैश वो वाला नहीं निकलेगा, और लोगों को पता चल जाएगा कि ये चेन में मसला। हाँ सर आप पूछो। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो ये ब्लॉकचेन मेथड है ये सिर्फ बिटकॉइन में है या फिर बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें भी यही मेथड यूज हो रहा है? सब में, और कोई तरीका नहीं है टेम्पर प्रूफ। और अगर हम कोई क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई लम्स की बनाते हैं, हम भी फिर ये यूज करेंगे? हाँ सेम, ठीक है। ये मैंने अभी जो ब्लॉकचेन बनाई है तो लीनियर है ना, असल में इसमें जरा ना वो परफॉर्मेंस का जरा मसला होता है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ढूंढनी है और उसमें अरबों ट्रांजैक्शन है तो पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ट्रांजैक्शन ढूंढना, तो असल में इसको हम अगला मेरा क्वेश्चन यही था कि लिस्ट की तरह ही काम करता है कि इसमें ये लिंक लिस्ट की तरह काम करता है कि नोड्स होंगे इसमें? हाँ बिल्कुल उसी तरह, हाँ ऐसे। CS300 का जो कोर्स है ना, CS300, उसमें इस दफा सर फरीद ने हमें ब्लॉकचेन पढ़ाई थी, उसकी असाइनमेंट थी ब्लॉकचेन बनाना। इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए तो हर बंदा वो बिटकॉइन वो कॉइन्स बना के बैठ गया, इतने कॉइन्स है दुनिया के अंदर। तो हैशिंग बहुत कमाल किस्म की चीज है, बहुत ही कमाल किस्म की चीज है, ठीक है। जो हैश टेबल्स की बात मैं कर रहा था उनकी वो मैं बताता हूँ वो क्या थे, ठीक है। हैश टेबल्स बहुत कमाल चीज है, और ये तो वो है कि जो आप यूज करो, बल्कि आप करते हो, PHP में भी है हैश टेबल्स, बड़ी मजे की चीज है। तो देखो आपके पास लेट्स से कि 1 लाख नाम थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कई सारे नाम पड़े हैं, जरियाब, ठीक है, वहाब, मिनाहिल, इस तरह बहुत सारे मेरे पास नाम पड़े, उस्मान, बहुत नाम पड़े मेरे पास, करोड़ों नाम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इनको मैं अपने पास कहीं पे सेव करूँ, और इस तरह सेव करूँ कि मैं इनको ढूंढ सकूँ, इनमें सर्च कर सकूँ बड़ी जल्दी। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? कैन यू हियर मी? यस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में सेव करूँ, जैसे किसी अरे में या लिंक लिस्ट में, इस तरह कि इसमें सर्च करना बड़ा आसान है, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि तुम कैसे स्टोर करोगे चीजों को, यानी अगर तुमने 1 लाख नाम स्टोर करने हैं अपने पास एक सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे स्टोर करोगे? डेटाबेस में नहीं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी प्रोग्राम लिख रहे हो, अरे में, लिंक लिस्ट में, कैसे स्टोर करोगे? पाइथन की डिक्शनरी में कैसे स्टोर करोगे? डायनामिकली। डायनामिक, हाँ एक अरे, चलो एक अरे बना रही, ठीक है। तो हमने वेक्टर बना लिया एक, हाँ वेक्टर बना लिया, चलो ठीक है। तो उसमें वेक्टर भी एक डायनामिक अरे, उसकी इंप्लीमेंटेशन डायनामिक अरे की होती है ना। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है वहाब, ठीक है, इधर आपके पास लिखा हुआ है वहाब, अगले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है मिनाहिल, अगले इंडेक्स पे उस्मान पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। ये करे है, ठीक है, ऐसे चल रही है। ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। 1 करोड़ नाम है, मुझे उनमें एक नाम ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तारिक, ठीक है, और वो क्या पड़ा हुआ है कोई 70,000 समथिंग इंडेक्स के ऊपर। तो हाउ विल यू सर्च दिस अरे फॉर दैट नेम? सारे के सारे इंडेक्स पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। शुरू से शुरू जाते रहोगे जब तक कि वो मिल नहीं जाता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि अगर 1 लाख एलिमेंट्स हैं इस अरे के अंदर, तो वर्स्ट केस ये होगा कि आपको सारे के सारे 1 लाख एलिमेंट्स सर्च करने पड़ेंगे टू फाइंड द नेम। ये बहुत बकवास किस्म की परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऑफुल परफॉर्मेंस। बट इफ आई टोल्ड यू यू कैन सर्च फॉर द नेम इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है, पहले स्टेप जाके नाम मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे? वो उसका जवाब है हैश टेबल। हैश टेबल में हम क्या करते हैं, हमारे पास होती अरे ही है,
ठीक है। तो ये हमारे पास एक अरे है, मैं अरे को वर्टिकली बनाऊँ, ठीक है, ये हमारे पास अरे है, ठीक है। अरे में क्या होता है हमारे पास जी, अरे में हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो नीचे, ठीक है। और उनमें आगे वैल्यूज पड़ी होती हैं, ये अरे होती है ना। हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे कि जरिए आपको पहले इंडेक्स पे, वहाब अगले इंडेक्स पे, मिनाहिल अगले इंडेक्स पे, उस्मान ऐसे नहीं करेंगे, इन्हीं रैंडमली नहीं डालेंगे। देयर बी अ रूल। रूल क्या होगा, जरिए आपको हैश करो, इस स्ट्रिंग को हैश करो, ठीक है। और हैश कौन सा वाला जो हमने पढ़ा था ना, कि जो प्योरली न्यूमेरिक नंबर देता है आपको रिजल्ट में, ठीक है, एक नंबर दे देगा जिसमें अल्फाबेट्स नहीं होंगे, प्योरली न्यूमेरिक आंसर। इसका हमने हैश निकाला, आंसर आया जी 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम जरिए आपको कहां पे डाल देंगे, इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। वहां को हमने किया हैश उसी एल्गोरिथम से, ठीक है। आंसर आया फॉर एग्जाम्पल 2, वहां को हम रखेंगे अरे में यहाँ 2 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। मिनाहिल को किया हैश, मिनाहिल का लेट से आया आंसर 8, मिनाहिल को हम रखेंगे यहाँ पे। और हमने उस्मान को जब हैश किया तो आंसर आया फॉर एग्जाम्पल 0, उस्मान को हमने रख दिया। अब लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि सर्च करना है हमने इस स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग क्या लेट से हमने मिनाहिल सर्च करनी है इस अरे के अंदर, और 1 करोड़ एलिमेंट्स है अरे के अंदर, कैसे सर्च करोगे? हैश निकाल के कंपेयर करेंगे कि टेबल में कहाँ पे पड़ा हुआ। आपने मिनाहिल का निकाला हैश, हैश हाँ निकला जी। जी 8, आप सीधा अरे के उस इंडेक्स पे गए, ठीक है। और अरे के उस इंडेक्स पे मैंने जाना बताया था ना, सी मोड में भी बताया था कि वो ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जंप करके उस पॉइंट पे रिवर्स जाते नहीं हो। करनी पड़ती। हाँ जी। हाँ, आप डायरेक्टली इस इंडेक्स पे जाओगे, वहां में नहीं मिलेगा। कैसा? एक स्टेप में कितनी बड़ी परफॉर्मेंस जंप है, 1 करोड़ स्टेप से आप एक स्टेप पे आ गए, ठीक है, वही काम किया आपने। तो ये हैश टेबल्स होते हैं। तो हैशिंग मैं बता रहा हूँ हर जगह पे है, हैशिंग कमाल चीज है, सब कुछ हैशिंग पे चलता है, इंटरनेट की सारी सिक्योरिटी इसमें ही है, ठीक है। तो अच्छा, 8:13 हो गए हैं, 1 घंटे से कुछ ऊपर हो गया है। हमने डेटाबेस स्कीमा अपना बना लिया था, ठीक है, विच मीन्स के यू नाउ नो कि आपने अगर वो बनाना है, एक लॉगिन साइन सिस्टम बनाना है, तो आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में वो बनाया था ना अकाउंट्स वाला सिस्टम, जिसमें आप स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ सेव कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्म बनेगा जिसमें यूजर अपना नाम वगैरह एंटर करेगा, वो जाके टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप फिर रीड भी कर सकते हो उसको, उस डाटा को, ठीक है। तो अब आपने बनाना है जी लॉगिन साइन अप सिस्टम, ठीक है। तो सेम उसी तरह का एक फॉर्म बनेगा, उसी तरह डेटा पीएचपी में जाएगा, उसी तरह एंटर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, नया यूजर बन जाएगा। दी ओनली डिफरेंस इज कि पासवर्ड इंसर्ट करने से पहले उसको हैश कर लेना। तो वो हम देख लेते हैं पीएचपी SHA-256 कि पीएचपी में हैशिंग किस तरह होती है, ठीक है। उसका एक बड़ा अच्छा फंक्शन है, हैश के नाम से फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये है वो फंक्शन, हैश का फंक्शन है। उससे पहली चीज आप बता, शेयर स्क्रीन हाँ? एंड हुई हुई है, शेयर स्क्रीन नहीं हुई सॉरी, हुई है। ये देखो, तो आपके पास हैश का फंक्शन है, ठीक है। उसको पहली चीज आप बताते हो कि एल्गोरिथम क्या है, MD5 है, SHA-256 है, क्या है। फिर आप उसे वो स्ट्रिंग बताते हो जिसे आपने हैश करना है, ठीक है। और तीसरी चीज है, एक बुलियन होता है कि आंसर बाइनरी में आना चाहिए या वो एक जो आम अल्फाबेट्स है उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप ये दोनों यूज कर सकते हो। तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक एग्जांपल है, तो उसने ये वाला एल्गोरिथम यूज किया राइपेम्ड 160, और इस स्ट्रिंग को उसने हैश किया, ठीक है। हम और भी यूज कर सकते हैं, SHA-256 भी यूज कर सकते हैं, यहाँ उन्होंने दिए होंगे कुछ कुछ के लिए तो एडिशनल फंक्शंस भी बने। MD5 के लिए तो डेडिकेटेड फंक्शन है, मैं दिखा देता हूँ। VS कोड खोलते हैं, ये SQL वाला फोल्डर हमारा खुला हुआ है, खैर hash.php नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई PHP का कोड लिखते हैं थोड़ा सा। अगर तो MD5 हैश निकालना है ना तो बड़ा आसान है, एको करते हैं हम MD5, ये MD5 के नाम से फंक्शन है, उसको आप स्ट्रिंग दें या वही स्ट्रिंग, ठीक है। ये लेट्स रन दिस, मैं यहीं पे टर्मिनल खोल लेता हूँ, php hash.php, ठीक है। ये आपके पास हैश आ गया, ठीक है, MD5 हैश। इसका MD5 हैश आपने यूज नहीं करना, मैं मारूंगा अगर यूज किया। SHA-1 भी यूज नहीं करना, इन सब के कोलिजन्स मिल गए, मैं ये अब यूज नहीं होते, दे नॉट सेफ एनीमोर। MD5 के तो रेनबो टेबल्स बहुत ज्यादा इजीली बन गए हैं, तो SHA-256 वाला आपने यूज करना है। इससे सिक्योर है SHA-512, ठीक है। SHA-256 यूज कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। ये वो सारी वैल्यूज हैं जो आप पास कर सकते हो उसको, हैश वाले फंक्शन को। तो आप यहाँ पे हैश फंक्शन लिखोगे,
ये है फंक्शन हैश, ठीक है। इसको पहली चीज आपने एल्गोरिथम का नाम बताना है, दूसरी चीज आपने स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग क्या है? ये, ठीक है। तो आपने हैश किया, ये आ गया इसका हैश, ठीक है। ये आपने स्टोर करना है, ठीक है। उसी तरह वही आप उसी तरह क्वेरी लिखोगे, ठीक है, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, और वह उसमें आप यूजर का ईमेल एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे, ठीक है, नेम एंटर करोगे, उसकी वैल्यूज लिखोगे, ठीक है। वैल्यूज वही जो आपको ऊपर वेरिएबल्स में आई होंगी, ठीक है। आपको ईमेल मिला होगा, इसी तरह अगर आपने पोस्ट से मंगवाया था पोस्ट से मिला होगा, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड भी आपको मिला होगा उसी तरह पोस्ट से। एक सेकंड लगता है ये कोड लिखने में, ठीक है। इस पासवर्ड को पहले आप हैश करो, तो आप क्या करोगे? आप करोगे पासवर्ड या हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू, आप हैश करोगे SHA-256 से इस पासवर्ड को, ठीक है, हैश पासवर्ड, और ये इंसर्ट करोगे आप यहाँ, ठीक है। तो आप ईमेल इंसर्ट करोगे, हैश्ड पासवर्ड इंसर्ट करोगे, ठीक है, और जो यूजर नेम आपको नहीं मिला आपको वो भी यहीं से आएगा ऊपर से, इस तरह से, ठीक है। बट ऑफ कोर्स कि ये चूंकि स्ट्रिंग्स हैं तो यू विल हैव टू यूज दिस इनवर्टेड कॉमास, ठीक है। इस क्वेरी को रन कर लोगे, यूजर का साइन अप हो गया, और लॉगिन करते वक्त आप वही करोगे कि एक सिलेक्ट क्वेरी रन करोगे, ठीक है। यूजर आपके पास ईमेल आया यूजर का और उसका पासवर्ड है, ठीक है, आ गया। आपने एक सिलेक्ट क्वेरी रन की, सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स सिलेक्ट क्या करना है आपने? सिलेक्ट पासवर्ड, और अकाउंट आईडी भी मंगवा लो, ठीक है। ये दो कॉलम्स आप सिलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अकाउंट्स टेबल वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये वाला ईमेल, ठीक है। यानी यूजर ने जो हम क्या कह रहे हैं कि अकाउंट्स टेबल में से मुझे वो वाली रो दो जहां पे ईमेल वही हो जो यूजर ने लिखा है, ठीक है। और हमने उस रो में से दो चीजें मंगवाई हैं, उस रो में से हमने पासवर्ड मंगवाया है और अकाउंट आईडी मंगवाई है, चाहे तो पूरी पूरी रो मंगवा लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। हमें वो रो चाहिए जिसमें ईमेल वही है जो यूजर ने लिखा है, जहां से आपको पासवर्ड मिल गया उस चीज उस रो का, ठीक है। उस पासवर्ड को हैश करें और कंपेयर करें इस पासवर्ड के साथ, ठीक है। If someone has this code, can they not find out the passwords by checking what's stored in the variable? नहीं, देखो ना, ये वेरिएबल तो जब किसी कोई यूजर साइन अप कर रहा था तो उस वक्त ये कोड रन हुआ, ठीक है। इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई और फिर वो ये फाइल खत्म होगी, बंद होगी, ठीक है। वेरिएबल डिलीट हो गया, खत्म हो गया। उस बंदे ने तो 1 साल बाद जाके डेटाबेस हैक किया, तब तो ये खत्म हो गया है ना सब कुछ। वेरिएबल्स टेम्परेरी होते हैं ना, जब ये फाइल रन हुई उस वक्त इसमें इस वेरिएबल में पड़ा हुआ था पासवर्ड, बाद में जैसे ही ये कोड खत्म हुआ, आपने जैसी डेटाबेस में चीजें एंटर की, ये फाइल बंद हो गई, ठीक है ना। याद है हमने पढ़ा था कि अपाचे कैसे काम करता है? जैसी कोई रिक्वेस्ट आती है अपाचे इस PHP फाइल को रन करता है और फिर बंद, ये फाइल बंद हो गई, ठीक है। एवरीथिंग इज डिलीटेड सिवाय उस डेटाबेस के जो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई, ठीक है ना। चलो जी, तो आपने लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाना है अगली दफा, उसका UI वगैरह बना लेना। आई वुड सजेस्ट कि बना लो, बड़े आराम से बन जाएगा, एक फॉर्म ही है, बूटस्ट्रैप यूज कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। UI के मैं इतने कोई नंबर नहीं लिखूंगा, मेन काम इसका होगा डेटाबेस वाला और ये वाला। तो चलो ओके, मैं एक पोल ले लेता हूँ एंड देन विल एंड। हाँ, SQL इंजेक्शन वो अगली दफा पढ़ा दूंगा, मुझे याद करा, वो हैकिंग का एक तरीका है, मैं बता दूंगा। कल क्लास है कि नहीं? कल हाँ, बनते ये भी बता दो, कल रखनी क्लास की कल मैं भी असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो कल का दिन एटलीस्ट ऑफ ले लो, ठीक है। उसके बाद पिछली असाइनमेंट भी सबमिट करनी रहती, तो कल वाला प्लीज ऑफ ही दे देना। हाँ ठीक है, कल ऑफ है। थैंक यू।